सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 102 सीटों पर आज थम रहा है चुनावी शोर। प्रचार के अंतिम दिन राजनीतिक दलों ने लगाया जोर। संवेदनशील इलाकों में चुनाव सामग्री पहुंचाने का काम जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगरतला की रैली में कहा, 10 साल पहले हमारी सरकार ने पूर्वोत्तर में कांग्रेस की लुकेस्ट पॉलिसी पर लगाया ताला। पीएम ने त्रिपुरा में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के गठजोड़ को बताया अवसरवादी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने एक झटके में हिंदुस्तान से गरीबी हटाने के चुनावी वादे से पीछे हटे। अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा, एक झटके में नहीं हटाई जा सकती गरीबी। तृणमूल कांग्रेस ने जारी किया अपना चुनावी घोषणा पत्र। कोलकाता में जारी घोषणा पत्र में सीएए को रद्द करने का किया वादा। कहा, पूरे देश में एनआरसी नहीं होने देंगे लागू। अयोध्या के राम मंदिर में सूर्य किरणों से श्री रामलला का हुआ सूर्याभिषेक। रामनवमी पर अयोध्या में दिखा भव्य नजारा। पीएम मोदी ने चुनाव के व्यस्त दौरे के बीच डीडी न्यूज पर किए इस अद्भुत दृश्य के दर्शन। और आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस का दिल्ली कैपिटल्स के साथ होगा मुकाबला। गुजरात टाइटंस के होम ग्राउंड नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा ये मैच। और बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज शाम थम रहा है। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान होने हैं वहां चुनाव प्रचार 48 घंटे पहले यानी शाम 4 बजे से शाम 6 बजे के बीच अलग अलग समय पर समाप्त हो रहा है। आज शाम से सार्वजनिक सभा या जुलूस जैसे कई कार्यक्रमों पर रोक लग जाएगी। पहले चरण में जिन 21 राज्यों में वोट डाले जाएंगे उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ की 102 सीटें शामिल हैं। और लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इसके लिए मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम रवाना की जा रही हैं। मेघालय के तुरा लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों पर ईवीएम भेजी गई। मेघालय के 2 लोकसभा सीट तुरा और शिलोंग के लिए पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। आज ही हमारा P-2 डे का मेजर जो चंक ऑफ हमारे पोलिंग पार्टीज रहेंगी वो स्टार्ट करेंगे यहाँ से मूवमेंट करना। तो आज सुबह 5:30 बजे से मूवमेंट चालू हुआ है हमारा। सब लोगों ने अपने अपने मटेरियल कलेक्ट किए हैं, ईवीएम्स कलेक्ट की हैं और वो करते करते साथ में जो हमारा ग्रीन इस बार इलेक्शन का जो ईसीआई का मैंडेट है उसके दौरान हम लोग 2 पौधे पहले वोटर जो मेल वोटर और जो फीमेल वोटर हैं उनके लिए भी दे रहे हैं, वो भी कलेक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेशन स्लिप्स वगैरह रहती हैं, वीएस रहते हैं, बीएलओस के लिए काम जो रहता है, वो सारी चीज़ों का आज मूवमेंट चालू हुआ है। और मणिपुर में 19 और 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, बंदोबस्त किए हैं। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। Extensive exercise has already been done by the concerned teams. So
we don't foresee any such major challenge as such. However, election poll day, we never know and if any law and order situation may arise or not. So preparedness for that has also been kept in place. So we don't foresee any such, major challenge as such. So even if any situation arises, our team is fully ready to ensure smooth conduct as well as to ensure fair and transparent election process. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के अगरतला में चुनावी रैली की। उन्होंने वाम दलों और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आरोप लगाए। त्रिपुरा के लिए बीजेपी का मतलब है विकास की राजनीति, लेकिन यहां कम्युनिस्टों का इतिहास रहा है विनाश की राजनीति। और कांग्रेस का तो ट्रैक रिकॉर्ड ही है करप्शन की राजनीति। जब तक त्रिपुरा में सीपीएम और कांग्रेस पक्ष विपक्ष में रहे, यहां करप्शन फलता फूलता रहा। कम्युनिस्टों ने त्रिपुरा को हिंसा और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। तब कांग्रेस विपक्ष में थी, लेकिन आज एक दूसरे को गाली देने वाले यही लोग अपनी लूट की दुकान बचाने यहां एक साथ आ गए हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और कम्युनिस्ट के गठजोड़ को अवसरवादी करार दिया। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में तो वो एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि केरल के मुख्यमंत्री के खिलाफ कांग्रेस के युवराज भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और जेल भेजने की भी बात करते हैं। केरल में कांग्रेस कम्युनिस्टों को, कांग्रेस पार्टी वाले रोज वहां भाषण में कम्युनिस्टों को आतंकवादी कहते हैं और कम्युनिस्ट कांग्रेस को महाभ्रष्ट कहते हैं। आप वहां के अखबार देख लीजिए, यही बोलते हैं। साथियों, करप्शन को लेकर ये देश के साथ कैसे खेल खेलते हैं, ये भी त्रिपुरा की धरती से पूरे देश को बताना चाहता हूं। सब जानते हैं कांग्रेस के युवराज यूपी में चुनाव हारने के बाद अपनी इज्जत बचाने के लिए केरला भाग गए थे। अब इन दिनों वो वहां केरला के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के युवराज के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। इससे नाराज होकर कांग्रेस के युवराज ने कहा है कि केरला के सीएम भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, उनको जेल में डालना चाहिए। हमेशा केंद्रीय एजेंसियों को गाली देने वाले युवराज अब उनसे केरला के सीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यानी किसी ने उनकी आलोचना की तो कांग्रेस के युवराज चाहते हैं कि उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। भ्रष्टाचार का दोषी कोई भी व्यक्ति छोड़ा नहीं जाएगा, यह हमारा संकल्प है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को नॉर्थ ईस्ट की तब याद आती थी जब उन्हें वोट चाहिए होता था, या लुक ईस्ट की ये नीति लूट ईस्ट की नीति अपनाती थी, ना कि लुक ईस्ट की। कांग्रेस और इंडिया अलायंस की सरकार में नॉर्थ ईस्ट के लिए केवल एक ही पॉलिसी चलती थी, लूट ईस्ट पॉलिसी। आपको याद है ना, उनकी पॉलिसी थी लूट ईस्ट पॉलिसी। लेकिन 10 साल पहले मोदी ने कांग्रेस कम्युनिस्टों के इंडिया अलायंस वालों की लूट ईस्ट पॉलिसी को ताले लगा दिए, बंद कर दिया। अब देश लूट ईस्ट पॉलिसी को छोड़ करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने असम के नलबाड़ी में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन का आरंभ त्योहारों की शुभकामनाएं देकर की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सियासी फायदे के लिए पूर्वोत्तर को अपने पंजे में फंसा कर रखा था। कांग्रेस पार्टी ने सियासी फायदों के लिए इस क्षेत्र को अपने में पंजे में फंसा कर रखा था। कांग्रेस के पंजे ने पूर्वोत्तर को इसलिए जकड़ रखा था ताकि उनके लिए भ्रष्टाचार और लूट के दरवाजे खुले रहें।
अब ये पंजा खुल गया है तो असम में सबका साथ सबका विकास का मंत्र लागू हुआ है। प्रधानमंत्री ने 4 जून को 400 पार का विश्वास जताते हुए कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सब तक पहुंच रहा है। पीएम ने कहा कि एनडीए की योजनाओं में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। बीजेपी वो पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलती है। एनडीए सरकार की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं होता। उनका लाभ हर किसी को मिलता है। अब एनडीए ने ठाना है कि देश के हर नागरिक तक पहुंचकर जिस सुविधा का वो पात्र है वो सुविधा उसे दी जाएगी। आप मुझे बताइए, एनडीए सरकार की योजनाओं में आपको कहीं पर भी भेदभाव का सामना करना पड़ा है? भेदभाव का सामना करना पड़ा है? भेदभाव का सामना करना पड़ा है? और यहां रुके एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों में आगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के मांड्या में एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी सरकार बनते ही सभी चुनावी वादे पूरे किए जाएंगे। तो सरकार बनते के एकदम बाद कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के किसानों के लिए 3 काम करने जा रही है। सबसे पहले हिंदुस्तान में एक लीगली गारंटीड मिनिमम सपोर्ट प्राइस हिंदुस्तान के किसानों को दी जाएगी। जो नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों के लिए किया वही हम किसानों के लिए करने जा रहे हैं। किसानों का हम कर्जा माफ करेंगे नेशनल लेवल पर, और किसानों की जो भी बीमा की क्लेम्स होंगी, इंश्योरेंस की क्लेम्स होंगी, उनको हम 30 दिन के अंदर सेटल करवा देंगे। और यूपी के सहारनपुर में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सहारनपुर से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद के समर्थन में एक रोड शो किया। रोड शो में बड़ी तादाद में शामिल कांग्रेस समर्थक कार्यकर्ताओं ने फूलों से उनका स्वागत किया। सहारनपुर में लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में फर्स्ट फेज में 19 अप्रैल को मतदान होना है। मैं हर जगह यही कह रही हूँ जनता को कि ये चुनाव जनता का चुनाव होना चाहिए, जनता के मुद्दों पर होना चाहिए। बात इधर उधर की ध्यान भटकाने के लिए हो रही है। इसलिए मैं जहां भी जाती हूं मैं कहती हूं ये चुनाव आप अपने लिए लड़िए, आप इस चुनाव को अपने मुद्दों के बारे में बनाइए। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बिजनौर के नजीबाबाद में एक जनसभा को संबोधित किया। अपने कार्यकाल में हुए कामों का जिक्र करते हुए अखिलेश ने जनता से समाजवादी कांग्रेस गठबंधन को वोट करने की अपील की। 24 घंटे बिजली आ रही होगी। ये 24 घंटे बिजली इसलिए आ रही है क्योंकि समाजवादी लोगों ने उस समय काम कर करके दिखाया था, सब स्टेशन बना करके दिखाया था। अगर सब स्टेशन नहीं बने होते तो आपको 24 घंटे बिजली नहीं मिलती। मैंने मुजफ्फरनगर में भी कहा और मैं बिजनौर में भी कहना चाहता हूं, हमारे साथी जानते होंगे जितने सब स्टेशन समाजवादियों ने बनाए उसी का परिणाम है कि आज गांव-गांव और शहर में बिजली पहुंच रही है।
और तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता के तृणमूल भवन में लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में 10 शपथ की बात कही गई है। टीएमसी के घोषणा पत्र को दीदीर शपथ पत्र यानी कि दीदी का शपथ पत्र का नाम दिया गया है। टीएमसी घोषणा पत्र में सीएए कानून को रद्द करने और एनआरसी को समाप्त करने का वादा किया गया है। टीएमसी के घोषणा पत्र में राशन समेत कल्याणकारी योजनाओं का वादा किया गया है। बीपीएल परिवारों को साल में 10 मुफ्त रसोई सिलेंडर देने का भी वादा किया गया है। कर्नाटक का बेलगावी लोकसभा सीट से भाजपा नेता जगदीश शेट्टार ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस मौके पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा उनके साथ मौजूद थे। और इससे पहले गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कर्नाटक के बेलगावी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार जगदीश शेट्टार के समर्थन में एक रोड शो किया। तेलंगाना की हैदराबाद सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार माधवी लता ने एक रामनवमी शोभा यात्रा को इजाजत ना दिए जाने पर कटाक्ष किया। उन्होंने राज्य सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब रमजान के दौरान कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए तो रामनवमी की शोभा यात्रा पर रोक क्यों लगाई गई। अगर ये रूल फॉलो करते हैं दोनों कौम के लिए एक ही रूल फॉलो करना, लेकिन रमजान में वो अलग रूल फॉलो कर रहे हैं और जब तक श्री राम नवमी आया अलग रूल फॉलो कर रहे हैं आप। क्या हमारे हिंदुओं का ये हक नहीं बनता? अरे यार तब क्या करना, जब आता है इलेक्शन तब आता, ये त्योहार मनाना बंद कर ले। अब बंद करना है तो रमजान पे बंद करना था, सिर्फ श्री राम नवमी को क्यों बंद कर रहे हैं आप? केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने चुनावी अभियान के दौरान हिमाचल प्रदेश के ऊना में स्थित माता चिंतपूर्णी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस से अपना घर संभलता नहीं और दूसरे पर आरोप लगाते हैं, जो कि उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश में 400 सीट की लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस 40 के लिए संघर्ष कर रही है। पूर्ण बहुमत की सरकार 2014-19 में भी देश की जनता ने बनाई, 24 में बनाने के लिए तैयार है। 2014-19 में भी चारों की चारों सीटें हिमाचल ने जिताई, 24 में भी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए तैयार है। जहां तक कांग्रेस की बात है, अगर वो अपने विधायकों को नहीं संभाल पाए, उनके काम नहीं करवा पाए, क्षेत्र का विकास नहीं करवा पाए, जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए, अपना घर न संभाल पाए और दूसरों पर ठीकरा फोड़ें, ये कहीं से उचित नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज अपने एक झटके में ही उन्होंने हिंदुस्तान से गरीबी हटाने के वादे से वो पीछे हटते नजर आए। उन्होंने राजस्थान के अनूपगढ़ में रैली के दौरान कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों का जिक्र करते हुए कहा था कि वे गरीबी से जूझ रहे परिवार की हर एक महिला के खाते में 1 लाख रुपए ट्रांसफर करके देश से गरीबी हटा देंगे। लेकिन आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ गाजियाबाद में प्रेस वार्ता के दौरान राहुल गांधी गरीबी को एक झटके में हटाने के बाद से पीछे हटते नजर आए। उन्होंने गरीबी पर केवल गहरी चोट पहुंचाई जा सकती है। गरीबी को एक झटके में मिटाने की बात की। देखिए, ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि गरीबी को गहरी चोट पहुंचाई जा सकती है और तरीके मैंने आपको बताए हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि राहुल गांधी ने गरीबों का मजाक उड़ाया है और उन्होंने पूछा कि इतने वर्षों तक ये शाही जादूगर कहां छिपा रहा। वहीं राहुल गांधी अब अपने इस बयान से पल्ला झाड़ लिया है और चुनावी वादे से वो मुकर गए हैं। अरे देश पूछ रहा है, आखिर ये शाही जादूगर इतने वर्षों तक कहां छुपा था? 50 साल पहले इनकी दादी ने देश से गरीबी हटाने की घोषणा की थी। 50 साल हो गए। 2014 से पहले 10 साल तक इन्होंने रिमोट से सरकार चलाई
और कह रहे हैं कि अब बस इनको एक झटके वाला मंत्र मिल गया है। ये झटके वाला मंत्र लाए कहां से? मुझे बताइए, ये गरीबों की मजाक है कि नहीं है? ये गरीबों का अपमान है कि नहीं है जी? ये झटके से गरीबी दूर होती है क्या? ये क्या बोल रहे हैं जी? उन पर कोई भरोसा करेगा क्या? ऐसे दावे करते हैं और इसी के कारण ये हंसी के पात्र बन जाते हैं। देश उनको गंभीरता से नहीं लेता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों आईसीयू में हैं। राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी की पार्टियों ने गठबंधन करके 2017 का विधानसभा इसी यूपी के अंदर लड़ा था। तब कांग्रेस भी सांस लेने की स्थिति में थी और समाजवादी पार्टी उस समय सत्ता में थी, लेकिन आज दोनों पार्टियां आईसीयू में पड़ी हुई हैं। इनके दावे या इनके द्वारा दिए गए बयान का भी इस लोकसभा चुनाव में कोई महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इंडी गठबंधन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इंडी गठबंधन के नेता देश को अपमानित करने से बाज नहीं आ रहे हैं। 5 शताब्दी के बाद भारत की सुप्त चेतना जागृत हुई है। उठे हुए हिंदुस्तान को रोकना इंडी गठबंधन के लिए असंभव है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार अभियान के अंतिम दिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में एक रोड शो किया। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार अजय भट्ट के लिए वोट मांगे। उत्तराखंड के 5 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए आज सभी जिलों के दूर दराज के मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू हो गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक आज 700 पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं, जबकि कल करीब 11,000 पोलिंग टीमें रवाना होने वाली हैं। तो ये थी खबरें चुनावों से जुड़ी हुई। और अब बात रामनवमी की। रामनवमी पर आज अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम का सूर्याभिषेक किया गया। दोपहर 12:01 पर सूर्याभिषेक प्रारंभ हुआ, जो कि करीब 5 मिनट तक चला। रामलला के मस्तक पर जब सूर्य की किरणें पड़ी तो पूरा दृश्य अलौकिक और दिव्य हो गया। करीब 5 मिनट तक रामलला के मस्तक पर सूर्य का किरण टिका रहा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अयोध्या में श्री रामलला के सूर्य तिलक के दर्शन किए। पीएम ने असम के नलबाड़ी में डीडी न्यूज पर, जी हां, डीडी न्यूज पर इसके दर्शन किए। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि नलबाड़ी की सभा के बाद मुझे अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक के अद्भुत और अप्रतिम क्षण को देखने का सौभाग्य मिला। श्री राम जन्मभूमि का ये बहुप्रतीक्षित क्षण हर किसी के लिए परमानंद का क्षण है। ये सूर्य तिलक विकसित भारत के हर संकल्प को अपनी दिव्य ऊर्जा से इसी तरह प्रकाशित करेगा। और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में रामनवमी के मौके पर भक्तों ने शोभा यात्रा निकाली। भक्तों ने बड़ी तादाद में इस शोभा यात्रा में उन्होंने हिस्सा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम वीवीपैट से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान बैलेट बॉक्स के दौर में लौटने के विकल्प को खारिज कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने सभी वीवीपैट पर्चियों को गिनने से जुड़ी याचिका की सुनवाई कर रही है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब मत पेटियों वाले समय में वापस नहीं जाया जा सकता। अदालत ने बैलेट बॉक्स के दौर में होने वाली धांधलियों की ओर भी इशारा किया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं द्वारा पश्चिमी देशों के उदाहरण को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
अदालत ने भारत जैसे विशाल देश की बेहद व्यापक निर्वाचन प्रक्रिया की तुलना दूसरे देशों से किए जाने को खारिज कर दिया। इस मामले की सुनवाई गुरुवार को भी होगी। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। जय श्री राम। प्रभु श्री राम की आस्था श्रद्धा भाव से प्रेरित धर्म अनुप्राणित जन सामान्य की इच्छा का सम्मान करते हुए दूरदर्शन आप तक पुनः लेकर आ रहा है। रामनवमी के अवसर पर दिन भर के प्रसारित कार्यक्रमों का संकलित स्वरूप शाम 6:40 पर रामलला के साथ एक दिन। राम सकल ब्रह्मांड में निहित, राम रोम रोम में बसे, राम तपते हुए मन को पावन कर देने वाले, राम जगत के पालनहार। अयोध्या धाम से राम जन्मोत्सव के आयोजन का एक बार पुनः प्रसारण। सूर्य तिलक कैसे हुआ संपन्न? राम तिलक हित मंगल साजा। सूर्य के तेज, ऊर्जा और सामर्थ्य के प्रतिरूप सूर्यवंशी प्रभु राम का सूर्य तिलक। कनक भवन में आयोजित राम जन्मोत्सव एक बार पुनः आपकी जीवंतता के लिए प्रसारित किया जाएगा। राम भजन, राम जन्मोत्सव नृत्य नाटिका, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार।